गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण विषय के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में विचार करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रकृति से सामंजस्य बनाए रखता है, प्रकृति को संतुलित रखता है। तो कल हमने पारिस्थितिकी तंत्र के पहले टाइप के बारे में अध्ययन किया था, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें हमने जलीय और जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में जाना था। आज हम जानते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कि जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो क्या होता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, जैसा कृत्रिम शब्द से हम सभी भली भांति परिचित है कि जो मानव के द्वारा बनाई जाती है, मानव की बुद्धि के द्वारा, मानव के कौशल के द्वारा जो स्थितियां पैदा की जाती है और उसके अनुरूप जो प्रकृति है उसको, जो पर्यावरण है उसको ढालने की, मानव के अनुरूप ढालने की कोशिश की जाती है, तो उसमें हम कृत्रिम परिस्थिति को शामिल करते हैं। आज मानव अपनी वैज्ञानिक सोच से इतना समृद्ध हो गया है कि वो प्रकृति को अपने अनुरूप ढालने की बेहद कोशिश में लगा हुआ है। जैसे कई बार आप देखते हो कि कृषि कार्य के अंदर कई बार जब हम बिना मौसम की जो फसलें प्राप्त करते हैं, बिना मौसम की फल सब्जियां प्राप्त करते हैं, वो मानव की कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ही परिणाम है। जैसे शेड निर्माण करते हैं कृषि कार्य के लिए, ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, उसमें उसके अंदर का जो, जैसे ग्रीन हाउस, उसके अंदर का जो वातावरण होता है वो मानव की कृत्रिम बुद्धि पर निर्भर करता है। मानव उस प्रकार के वातावरण में बेमौसमी जो फसलें हैं, बेमौसमी जो फल सब्जियां हैं उनको उगा सकता है और उन फल सब्जियों को एक वैसा ही वातावरण प्रदान कर सकता है जैसा वातावरण पूरे एटमॉस्फेयर में हमें ऋतुओं के अनुसार दिखाई देता है। तो आज मानव की कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ही परिणाम है कि आज जो मानव है वो परिस्थिति के साथ सामंजस्य बनाए हुए हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अधिक उत्पादित कर रहा है, चीजों का अधिक उत्पादन ले रहा है। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि इसके कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसके कुछ टाइप है। सबसे पहला टाइप देखते हैं स्व पारिस्थितिकी। ये तो दूसरा टॉपिक था। इससे पहले हमने जो किया था, इसका जो पहला था वो पहला हमने किया था प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। आज हमने जाना है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अब हम जानते हैं कि जो पारिस्थितिकी होता है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो कितने टाइप का होता है, तो हम उन पर चर्चा करते हैं। अब हम पारिस्थितिकी के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि पारिस्थितिकी के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइप है वो है स्व पारिस्थितिकी।
पारिस्थितिकी तंत्र का यह जो प्रकार है उसमें हम एक ही जाति के और उसी जाति के पौधे के उपजातियों के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात इसमें उन सभी पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी पौधों की अनेक जो उपजातियां हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है इस सब पारिस्थितिकी के अंतर्गत। यानी हम जिस पौधे के बारे में, उसकी जलवायु, उसकी प्रकृति, उसको किस प्रकार की मिट्टी में रोपित किया जाएगा, किस प्रकार के उसको खनिज लवणों की आवश्यकता होगी, और उसी से संबंधित या उसी की जो उपजातियां हैं उनके बारे में इस शाखा में अध्ययन किया जाता है। जैसे और ये भी इसमें बताया जाता है कि उसको किस प्रकार का जो वातावरण है वो उसके अनुकूल है या नहीं है, उसी वातावरण में उसको रोपित किया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी दूसरा जो टाइप है वो है सिन पारिस्थितिकी। सेकंड टाइप है सिन पारिस्थितिकी। यह एक जो सिन पारिस्थितिकी है एक विशिष्ट शाखा है। इसमें हम उन सभी चीजों के बारे में, उन पेड़ पौधों के बारे में, उन जीवधारियों के बारे में, उन जलचर के बारे में, उनकी जो भौगोलिक स्थिति है उनके बारे में, इन सभी चीजों पर हम इस शाखा में अध्ययन करते हैं। इस शाखा में उन सभी जो पादप है, जीवधारी है, मनुष्य है, उन सभी का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है इस शाखा में। तो इस शाखा को कई भागों में विभाजित किया गया है। इस शाखा को लगभग 7 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका फर्स्ट टाइप की जो सिन पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है मानव पारिस्थितिकी। मानव पारिस्थितिकी। मानव पारिस्थितिकी में जो मानव का संबंध है वो प्रकृति के साथ बहुत ही प्राचीन काल से रहा है। पर्यावरण के साथ तथा जीवमंडल के साथ भी जो मानव है उसका संबंध रहा है। मानव जो खुद है वो अनेक जलवायु, अनेक वातावरण में खुद को ढालने की क्षमता रखता है। जिस वातावरण में वो निवास करता है उसी वातावरण के अंदर खुद को ढाल सकता है। इस शाखा में मानव के बारे में, मानव को किस प्रकार का वातावरण, किस प्रकार के वातावरण में उसको शारीरिक और मानसिक जो समस्याएं आती है उनके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। मानव अपने चारों ओर का जो निवास स्थान है उसको किस प्रकार के वातावरण के अनुकूल बनाता है, किस प्रकार उस प्रकृति, उस वातावरण से सामंजस्य बनाता है, इन सभी चीजों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जो मानव है वो सभी प्रजातियों से अलग है, उसके अंदर सोचने विचारने की क्षमता है। जैसे कोई जीवधारी है वो जल्दी मानव की तरह इतना जल्दी वातावरण में खुद को ढाल नहीं सकता और ना ही उसके उस वातावरण में खुद को विकसित कर सकता है। लेकिन जो मानव है उसमें इस प्रकार की विशिष्ट क्षमता है जिससे वो या तो उस वातावरण को अपने अकॉर्डिंग बनाता है या खुद उस वातावरण के अनुसार ढालने की कोशिश करता
जो मानव है वो सबसे, जो जीवधारियों में सबसे बड़ी कड़ी के रूप में है। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र में मानव के रहन सहन, उसकी वेशभूषा, उसका वातावरण, जो किस प्रकार के वातावरण रहता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब हम इसका दूसरा टाइप देखते हैं, पादप पारिस्थितिकी। पादप पारिस्थितिकी। पादप पारिस्थितिकी, हम जानते हैं कि जो वनस्पति है, जो पादप है, उसका प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। अर्थात कोई भी जो पादप है वो बड़ा होकर पेड़ बनता है और जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, उसको स्वच्छ रखने में, साफ सुथरा रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कारण जो पादप है उसका प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता है। और पादप किस प्रकार की जलवायु सहन कर सकता है, किस प्रकार की मिट्टी में ज्यादा वृद्धि करता है, किस प्रकार के खनिज लवण की आवश्यकता होती है उसको, और किस प्रकार का वातावरण या किस प्रकार की जलवायु उसके लिए उपयुक्त है, इन सभी चीजों के बारे में पादप पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही इसमें उन सभी इसके जो उपभाग हैं, उपविभाग है, उनके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। जैसे वन पारिस्थितिकी, घास पारिस्थितिकी, मरुस्थल पारिस्थितिकी, शैवाल और सूक्ष्म जीव पारिस्थितिकी, इनके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि जो अलग अलग जगह का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो अलग अलग होता है। जैसे जो वन है उनका पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है, जल का, स्थल का, पर्वत का, पठार का, मैदानी भागों का, इन सभी का जो पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग होता है। क्योंकि वहां पर जो जीवधारी निवास करते हैं वो अलग अलग वातावरण के अनुसार, अलग अलग पर्यावरण के अनुसार खुद का जो अस्तित्व है उसको बनाए रखते हैं और उसी के अनुसार उस पर्यावरण में खुद को ढालते हैं। तो अलग अलग जीवों का जो निवास स्थान है वो उनके अनुसार होता है और उसी अनुसार वो जी रहते हैं। तो इस शाखा में भी पादपों और उनकी जो प्रजातियां हैं, उन सभी पादपों के बारे में, उन सभी शैवालों के बारे में, वन क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है और उनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है कि किस किस प्रकार के वातावरण में कौन सा जीव निवास कर सकता है। इस प्रकार अब हम देखते हैं इसका जो तीसरा टाइप है, आवासीय पारिस्थितिकी। अब हम आवासीय पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे कि आवासीय पारिस्थितिकी क्या होती है। हम जानते हैं कि जैवमंडल में जितने भी जीवधारी है उनका कहीं न कहीं आवास होता है, वो कहीं न कहीं अपना निवास स्थान बनाते हैं और उसी के अनुसार खुद को ढालते हैं। जिस जीवधारी का निवास स्थान होता है वो उसी आवासीय स्थिति में खुद को निरूपित करते हैं और वहां के वातावरण में सामंजस्य बनाते हैं। जैसे अनेक जीवधारियों के आवास स्थल पर होते हैं, जल में होते हैं, और जो हवा में विचरण करने वाले पक्षी हैं उनका जो निवास स्थान वृक्ष होते हैं। जैसे जो स्थल पर निवास करते हैं जो जीवधारी, वो अपने हिसाब से
अपना अपना आवास बनाते हैं। जल में रहने वाले जो जीव है वो जलीय जल के साथ सामंजस्य बनाकर खुद को जीवन है उसको विकसित करते हैं। तो अनेक जो जीवधारी है उनका आवास स्थान उनके अनुरूप होता है और उसी के अनुसार वो जीवन की जो प्रतिक्रिया है उसको बनाए रखते हैं। जैसे अनेक जो आवासीय जैसे पक्षी है वो उनका जो आवासीय मार्ग होता है वो तो आकाश होता है, खुले आकाश में विचरण करते हैं, लेकिन अधिक समय तक वो खुले आकाश में नहीं रह सकते, उन्हें वृक्षों का सहारा लेना पड़ता है। वृक्षों पर वो अपना घोंसला बनाते हैं। अर्थात जो पक्षी है वो हवा के साथ उस प्रकार के वातावरण में खुद को ढाल लेते हैं और उसी के अनुरूप उड़ान भरते हैं। इसके अलावा इसके जो अन्य उप विभाग है उनके बारे में भी अध्ययन किया जाता है, जैसे स्थलीय, पर्वतीय, वन्य और घास के मैदान, जलीय स्थल जैसे लवणीय और अलवणीय, अर्थात मीठे पानी की झीलें हो गई या मीठे पानी का या खारे पानी का समुद्र है। तो इस प्रकार से खारे पानी में जीव निवास जो करते हैं, मीठे जल में जो जीव निवास करते हैं, स्थल पर, पर्वतों पर, घास के मैदानों में रहने वाले जीव, ये सभी अपना सामंजस्य बनाकर प्रकृति में विकसित होते हैं और अपनी अलग अलग प्रकार की पारिस्थितिकी बनाए रखते हैं, अर्थात अपना अलग अलग प्रकार से जो आवास है उसको अपने आधार पर निरूपित करते हैं। हमने पारिस्थितिकी के बारे में जाना था कि जो पारिस्थितिकी है उसका अर्थ यही होता है कि घर या निवास का अध्ययन करना। तो जो जीव है वो पारिस्थितिकी में सामंजस्य बनाते हैं और उसी के अनुरूप रहते हैं। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं, इसका जो चौथा टॉपिक है वो भौगोलिक पारिस्थितिकी है। भौगोलिक भौगोलिक पारिस्थितिकी। इस पारिस्थितिकी तंत्र में हम उन जीवधारियों की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति में जो जीव है वो खुद को ढाल पाता है, किस प्रकार के वातावरण में वो रह पाता है और किस प्रकार के वातावरण में वो खुद सामंजस्य नहीं बिठा पाता। इसमें जीवों के वर्तमान और भूतकालीन विवरण का अध्ययन किया जाता है कि जो वर्तमान में जीव है वो कहाँ पे निवास कर रहा है और भूतकाल में उसका निवास स्थान कहाँ था। जैसे शेर है, शेर की जो प्रजाति है वो जंगलों में निवास करना ज्यादा पसंद करती है, लेकिन अधिकतर रूप से आपने देखा होगा कि उनको चिड़ियाघर में भी रखा जाता है। तो वहां पर जो शेर है उतना विकास नहीं कर पाता, उतना विकसित नहीं हो पाता जितना कि वो जंगलों में खुद को विकसित कर पाता है। क्योंकि जो चिड़ियाघर है वहां का जो जंतुआलय है, वहां का जो वातावरण होता है वो उसके अनुरूप नहीं होता, लेकिन जो जंगल है, वन है, उनका जो वातावरण होता है वो उसके अनुकूल होता है और खुद उसमें उस वातावरण में खुद को ढाल लेता है, उसी के अनुरूप बहुत अधिक विकास करता है। तो इस भौगोलिक पारिस्थितिक तंत्र में जंतुओं और जीवधारियों के बारे में, उनकी
की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है और ये देखा जाता है कि वो किस प्रकार की परिस्थिति को एक्सेप्ट कर पाते हैं और किस प्रकार की परिस्थिति में ज़्यादा विकास करते हैं। अब हम इसी कड़ी में आगे देखते हैं इसका जो 5वां टाइप है संरक्षण पारिस्थितिकी। संरक्षण पारिस्थितिकी। संरक्षण पारिस्थितिकी। संरक्षण पारिस्थितिकी से आप सभी भली भांति परिचित हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है उसको संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो जलीय जीव है, जो स्थल पर रहने वाले वनों में रहने वाले जीव है, उनको आश्रय मिल सके। पारिस्थितिक तंत्र की शाखा का जो उदय हुआ था वो इसी आधार पर हुआ था कि पृथ्वी पर जितने भी स्रोत हैं वो धीरे धीरे मानव द्वारा उसका दोहन किया जा रहा है और उसकी जो मात्रा बची है वो बहुत ही अल्प है। इस अल्प मात्रा को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस संरक्षण पारिस्थितिकी का जन्म हुआ। इस शाखा का इसी उद्देश्य को लेकर जन्म हुआ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिकवाद से जो प्रकृति है वो असंतुलित होती जा रही है, पतन की ओर अग्रसर है। अगर समय रहते हुए इसे संरक्षित नहीं किया गया तो ये मानव के लिए एक खतरा साबित हो सकती है। जैसे जल, मृदा, वायु, खनिज पदार्थ और जो वन जनित वनस्पति है उनका बहुत ही बड़ी मात्रा में दोहन हो रहा है और इनको प्रदूषित भी किया जा रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको संरक्षण, बहुत अधिक संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है, जैसे जल है, मृदा है, वायु है। इन सभी को बहुत अधिक संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि अगर जल प्रदूषित होता है तो मानव के सामने एक बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो सकती है। इससे इसके संरक्षण के लिए, जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए बहुत ही कारगर उपाय किए गए हैं। इसी प्रकार खनिज संपदा है, उसका भी दोहन बड़े स्तर पर हो रहा है। अगर इसी प्रकार की स्थिति बनी रही तो मानव एक दिन एक बहुत ही विकट परिस्थितियों से समय को घिरा हुआ पाएगा और उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जिससे कि वो खुद की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र की शाखा में संरक्षण पारिस्थितिकी में उन सभी चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है जिससे कि संरक्षण प्रदान हो सके। आजकल जो वन है उनकी बहुत अधिक कटाई की जा रही है और उसके एवज में बहुत कम वृक्षों को लगाया जा रहा है, जिससे कि जो वन है उनका आकार बहुत छोटा हो गया है और वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। और जो वनों के अंदर रहने वाले जीव हैं उनके लिए आवास खत्म होने की स्थिति पैदा हो गई है। और वो यही कारण है कि आजकल हम न्यूज़पेपर में और समाचार पत्रों में ये देखते हैं, न्यूज़पेपर और पत्र पत्रिकाओं में हम देखते हैं कि जो जंगली जीव हैं वो शहरों, कॉलोनियों और मानव के जो आश्रित स्थान है उसमें आ रहे हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की शाखा में संरक्षण प्रदान करने के लिए ये इस शाखा का उद्भव हुआ और इसमें उनके किस प्रकार से उन जीवधारियों का संरक्षण किया जाए, उन
खनिज पदार्थों का, उन वायु, मिट्टी का संरक्षण, जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब हम इसकी कड़ी में आगे का टॉपिक देखते हैं, उत्पादन पारिस्थितिकी। इसका जो छठा टॉपिक है, उत्पादन पारिस्थितिकी। उत्पादन पारिस्थितिकी। उत्पादन पारिस्थितिकी में हम उन जीवों की उत्पादन क्षमता की, जो जीव है वो किस प्रकार के वातावरण में ज्यादा विकसित होता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और उनकी प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार के वातावरण में उनकी जो प्रजातियां हैं उनको रखा जाए। जैसे आज जो टाइगर है, जो बाघ है, वो एक संकटग्रस्त स्थिति में है, तो उसके लिए संरक्षण और किस प्रकार के वातावरण में कौन से किस प्रकार के वनों को चुना जाए जिससे कि जो बाघ है वो ज्यादा वृद्धि कर सके, ज्यादा उनकी जो प्रजाति है उनमें ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो सके। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त स्थितियों में हैं, उनके लुप्त होने की स्थिति पैदा हो गई है, इसलिए उनको आज ऐसा वातावरण प्रदान किया जा रहा है, ऐसी रोक उन पर लगाई जा रही है जिनसे कि उनकी वृद्धि हो सके। इसी से संबंधित एक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक शैक्षणिक संस्था है जो जीवधारियों के संरक्षण और उनके उत्पादन क्षमता को विकसित करने के लिए बनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जो इनके बारे में, जीव जंतुओं के बारे में और उनकी प्रजातियों के बारे में अनुसंधान करती है और देखती है कि कौन सी किस देश में कौन सी जो प्रजाति है उसको संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि उनको लुप्त होने से बचाया जा सके और उनकी उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि की जा सके। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं, लास्ट और अंतिम जो टॉपिक है वो है विकिरण पारिस्थितिकी। विकिरण पारिस्थितिकी। विकिरण पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शाखा में विकिरण का जो है रेडियस जो है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है कि जिस पारिस्थितिकी में हम जीवन निर्वाह करते हैं उस पारिस्थितिकी पर आज रेडियस का प्रभाव कम पड़ रहा है या ज्यादा पड़ रहा है, ये भी वातावरण के अनुसार बनाया जा रहा है। और किस प्रकार ये मानव के लिए हानिकारक है, अन्य जीवों के लिए हानिकारक है, ऐसा वातावरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आजकल हम देखते हैं विभिन्न अखबारों की, विभिन्न न्यूज़पेपर की जो सुर्खियां होती है उसमें जो मोबाइल टावर है उनको स्कूल्स और कॉलेज या सार्वजनिक स्थानों से काफी दूर लगाया जाता है। इसका यही कारण है कि जो रेडियस है उनका प्रभाव वहां उस क्षेत्र में रहने वाले जीवधारियों पर कम पड़े, जिससे कि उनका जो वातावरण है वो स्वच्छ बना रहे। इसलिए इन विकिरण को कम करने के लिए, इनका प्रभाव कम करने के लिए जो मोबाइल टावर्स हैं या अन्य जो टावर्स हैं उनको भीड़ भाड़ वाले इलाकों से या फिर जैसे स्कूल कॉलेज इनसे दूर लगाया जाता है, ताकि इन विकिरणों से होने वाली जो मानसिक और शारीरिक हानियां हैं उनसे जीवधारियों को बचाया जा सके।
तो कल हम पारिस्थितिक तंत्र के अनेक अन्य टाइप भी पढ़ेंगे और वो टाइप होंगे क्रियाशीलता के आधार पर, कि क्रियाशीलता के आधार पर जो पारिस्थितिक तंत्र के जो टाइप हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो कल हम जानेंगे क्रियाशीलता के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। तो तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।